नमस्कार, खास खबर देख रहे हैं आप। खबरों का रुख करेंगे। बड़ी खबर ग्वालियर से, जहां शिक्षक का अपहरण किया गया। मंदिर जाने के बाद से शिक्षक लापता हो गया है। डबरा निवासी टीचर हरि नारायण गायब हैं। परिजनों से फिरौती की रकम मांगी गई है। 20 लाख की फिरौती के लिए मैसेज आया है। प्राइमरी स्कूल रामपुर में तैनात है शिक्षक। सरकार के भाई रामकिशोर कांवरे जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर राकेश पंडित जी, मुख्य वक्ता जो आज थे जिन्हें हम सुन रहे थे, राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार बाष्पने जी, डॉक्टर सुनील जोशी जी और इस कुशाभाऊ ठाकरे सभा कक्ष में उपस्थित देश भर से आए हुए प्रिय बहनों और भाइयों, सबसे पहले मध्य प्रदेश की इस धरती पर मैं हमारे राष्ट्रपति जी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मध्य प्रदेश देश का दिल है और मध्य प्रदेश की जनता हमारे माननीय राष्ट्रपति जी को दिल से चाहती है, क्योंकि एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते उनका कई वर्षों से मध्य प्रदेश से गहरा रिश्ता रहा है। और इसलिए मैं एक बार फिर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश प्रफुल्लित है, प्रसन्न है, हम सब आनंदित है आपको भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी में पाकर। पिछली बार आपको मार्च 2021 में पधारे थे। जबलपुर भी और दमोह भी कार्यक्रम हुआ था। आपका व्यक्तित्व, आपके विचार, आपके कृतित्व हम सब की प्रेरणा का एक केंद्र है। और इस मंथन में मैं आरोग्य भारती का अभिनंदन करता हूं। एक नई दिशा, एक नया सोच। हालांकि ये भारत की प्राचीन पद्धतियों को से लेके आधुनिक पद्धतियों तक को, तब जब ये बहस होती है कि एलोपैथी अच्छी है कि आयुर्वेद अच्छा है कि यूनानी अच्छी है, तब आपने कहा कि ये एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी नहीं है, परस्पर पूरक हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। और कोविड में इसका उदाहरण हम सब ने देखा। मैं मुख्यमंत्री था, एक ऐसी बीमारी जब मैं तो बने ही और दूसरे दिन लॉकडाउन लग गया। डॉक्टरों को पता नहीं था इलाज क्या है। एकदम प्रधानमंत्री जी मार्गदर्शन करते थे और भारत सरकार की कई बार एडवाइजरी आती रहती थी, लेकिन हमने तीनों चारों पद्धतियों का उपयोग किया। एक तो हमने जितनी भी जानकारी मिली, हमका काढ़ा बांटो रे भाई, तो घर घर में हमने काढ़ा बांटने का काम किया। गिले उबालो, खूब पियो, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। तो हमने त्रिकुट काढ़ा, हमारे मंत्री रामकिशोर कांवरे जी बैठे हैं, हमने करोड़ों परिवारों में वो त्रिकुट काढ़ा पहुंचाने का काम किया। फिर जितनी भी जानकारी थी, क्योंकि उस समय कौन सी दवाएं दें यही एलोपैथी में भी क्लियर नहीं था, स्पष्ट नहीं था, तो उसका भी उपयोग किया, वो भी जुटाई प्रधानमंत्री जी की कृपा से। और तीसरी चीज, मध्य प्रदेश में हमने योग से निरोग अभियान चलाया, साथ में इसका भी उपयोग किया। जो होम घर में आइसोलेशन में थे, हमने टीमें तैयार की और उनको ऑनलाइन योग सिखाते थे। प्राणायाम, योग, कौन कौन से आसन कर सकते हैं। तो हमारे यहां योग से निरोग अभियान भी चल रहा था। आयुर्वेद भी था, एलोपैथी भी थी, योग और प्राणायाम भी था। हम इनका जो फिट हो जाए, इस समय तो जो बने करते फिरो। और आपने सही कहा कि सबको मिला के कई बार परिणाम निकले। मैं तो स्वयं कोविड पीड़ित रहा हूं, लेकिन प्राणायाम के कारण, योग के कारण बहुत फायदा हुआ। इसलिए कैसे इन सभी चिकित्सा पद्धतियों को एक मंच पर लाएं, ये विचार सचमुच में अभिनंदनीय है। और इसके लिए मैं आरोग्य भारती का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। अच्छा, मैं इसलिए भी आभारी हूं कि सरकारों को कई बार इतना टाइम नहीं मिलता कि चिंतन करे, सोचे, विचार करे, माथापच्ची करे।
समाज का काम है ये कि कई चीजों में सोच के विचार करके चिंतन करके, पुराने जमाने में हमारे यहां भारत में ये होता ही था कि सरकार को भी दिशा दे दे कि ये करो तो मामला ठीक हो जाएगा। तो हम तो आपके आभारी हैं, हमें आप बता दीजिए क्या क्या करना, हम करेंगे उस पर। और देखिए, वैसे भी हमारे यहां का दुनिया में पहला सुख निरोगी काया शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। स्वस्थ शरीर के बिना काम नहीं चलता, और स्वास्थ्य भी केवल शारीरिक नहीं चाहिए, मानसिक भी चाहिए, बौद्धिक भी चाहिए, भावनात्मक भी चाहिए। केवल पहलवान बनने से काम नहीं चलता। और इसलिए कैसे ये सारे स्वास्थ्य हम हासिल कर सकें, प्राप्त कर सकें, और उसके लिए भी अगर मैं सोचता हूं एक सामान्य नागरिक के नाते, तो हम बीमार ही ना हो उसके लिए योग और प्राणायाम, ध्यान, ये रामबाण है। मैं स्वयं करता हूं। एक बार ईश्वर से नाता जोड़ने की कोशिश करते हैं, सुपर पावर से जुड़ जाओ, तो कई बार कई तरह की तकलीफें मन की समाप्त हो जाती है, मन ऊर्जा से भर जाता है, और 6:30 बजे सवेरे से काम में लग जाते हैं, आनंद आता है। उसका भी अपना महत्व है, कैसे स्वस्थ रहने में उसका हम उपयोग करें। दूसरा, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। हमारे यहां कहा गया है, जैसा खाओगे वैसे बनोगे। प्रधानमंत्री जी इस समय जो अभियान चला रहे हैं प्राकृतिक खेती का, वो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है। केमिकल, फर्टिलाइजर, कीटनाशक खा खा के इतनी बीमारियां हो रही कि जिसका कोई ठिकाना नहीं। कैंसर एक्सप्रेस ट्रेनें जा रही खा खा के। और इसलिए अन्न भी शुद्ध कैसे हो, फल हो, सब्जियां हो। तो प्राकृतिक खेती, हमारे राज्यपाल महोदय बैठे, हम लोग अभियान चला रहे हैं। प्राकृतिक खेती को कैसे महत्व दें ताकि कीटनाशकों का उपयोग कम हो, और परंपरागत जो भारतीय पद्धति रही है जीवामृत, घन जीवामृत, उसका उपयोग करके केमिकल फर्टिलाइजर से मुक्त कर दें। वो भी स्वस्थ रहने के लिए जरूरी है। तो जब होलिस्टिक अप्रोच की बात करते हैं तो योग भी चाहिए, अन्न भी ठीक चाहिए। मैं व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, मैं किसी पर थोप नहीं रहा हूं, मेरे व्यक्तिगत विचार है कि हम जैसा खाते हैं वैसा बनते हैं। तो स्वाभाविक जो वृत्ति है मनुष्य की, आंख देख लो, दांत देख लो, मुझे लगता शाकाहार के लिए बनी है। मैं थोप नहीं रहा, मैं मुख्यमंत्री के नाते नहीं कह रहा, नहीं कोई कहे कि मुख्यमंत्री ने यह बात कह दी। तो हम क्या खाएं और कैसा खाएं, इसका भी महत्व है, तो इसका भी विचार करना पड़ेगा। और उसके बाद बीमारी हो गए तो इलाज की अपनी अपनी पद्धतियां हैं, अब सबकी अपनी विशेषताएं। अब वैद्य जी नाड़ी देख के ही पूरा इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, नाड़ी देखी और बात, पित्त, कफ फटाफट समझ में आ जाता है, उसकी अपनी विशेषता है। एलोपैथी में जाएं तो लगता अलग अलग टुकड़ों में विचार होता है। आंख नाक कान का डॉक्टर अलग है, दिल का अलग है, लीवर का अलग है, आंतों का अलग है, और अब तो छोटी आंत का अलग है, बड़ी आंत का अलग है। तो वो सब अलग अलग चीज हो जाती है। अगर वो पूरा चेकअप कराने आप चले जाओ तो एक एक डॉक्टर देख के जो दवाइयां लिखता है वो सारी दवाई खा लो तो ही कल्याण हो जाए। लेकिन सर्जरी में एलोपैथी का कोई मुकाबला है क्या? एक्सीडेंट हो गया, उस समय हम कोई चूरन की पुड़िया थोड़ी देंगे, उस समय तो बचाना सर्जरी वही उपाय। तो हर एक का अपना महत्व है, और इसलिए इन सबको एक मंच पे लाके हम कैसे बेहतर उपयोग करके केवल भारत का नहीं, केवल अपने प्रदेश का नहीं, दुनिया का स्वास्थ्य कैसे बेहतर हो, उस दिशा में हमारा देश काम करे। और ये पवित्र काम आरोग्य भारती ने अपने हाथ में लिया है। मैं आपका अभिनंदन करता हूं। यह हमारा सौभाग्य है कि आज भारत के प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी हैं, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र का निर्माण वो कर रहे हैं। और शक्तिशाली राष्ट्र मतलब स्वस्थ राष्ट्र। तो उस दिशा में भी उनके अपने विचार हैं, और हम उनसे भी हमेशा प्रेरणा लेते रहते हैं। इस अवसर पर मैं एक बार फिर हमारे अत्यंत विद्वान, बहुमुखी प्रतिभा के धनी राष्ट्रपति जी को अपने बीच में पाके अत्यंत आनंदित है। उनका स्वागत करते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित रूप से आपके और माननीय आयुष राज्य मंत्री के कुशल नेतृत्व में मध्य प्रदेश में आयुष पद्धतियां निरंतर अपनी उन्नति को प्राप्त हो रही हैं। अब मैं जिनका परिचय दूंगा, जो हमारे बीच में आने वाले हैं, उनको आपने विभिन्न मंचों से सुना है। उनके स्वास्थ्य और आयुर्वेद विषयक जानकारी हमेशा से हमें प्रेरित करती आई है और उससे हमेशा हमें लाभ मिला है। मैं
कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि एवं मध्य प्रदेश के माननीय राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी को सादर आमंत्रित कर रहा हूं कि वह आकर अपना उद्बोधन यहां प्रस्तुत करें। सभी को नमस्कार। आरोग्य भारती आयोजित आरोग्य मंथन के कार्यक्रम में अपने बीच उपस्थित भारत के माननीय राष्ट्रपति महोदय रामनाथ कोविंद जी, यशस्वी मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी, राज्य के आयुष मंत्री श्री राम किशोर जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुनील जोशी जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार वासड़े जी, मंत्री श्री, विधायकगण, अधिकारीगण, महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज मां भारती के सपूत वीर सावरकर जी की जन्म जयंती पर मैं उनको सादर नमस्कार करता हूं। माननीय राष्ट्रपति महोदय की गरिमामयी उपस्थिति में आरोग्य चिंतन के इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत गर्व और हर्ष का अनुभव हो रहा है। आरोग्य भारती की ओर से एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र विषय पर आयोजित एक दिवसीय आरोग्य मंथन के इस उपक्रम में माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की उपस्थिति में संबोधन का मुझे जो अवसर मिला है, इसके लिए आरोग्य भारती का मैं बहुत बहुत आभारी हूं। आरोग्य भारती द्वारा सेवा प्रकल्प से लेकर शोध कार्य तक के जो प्रयास किए जा रहे हैं, उनका मुझे पूरा ज्ञान है। बढ़ते चिकित्सा व्यय की प्रवर्तमान चिंताजनक स्थिति में एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र समय की महती आवश्यकता है। आरोग्य भारती इस कार्य में तन मन धन से अपना योगदान दे रही है, वह हमारे लिए गौरव की बात है। आरोग्य मित्र योजना के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में सर्वसमावेशी स्वास्थ्य की संकल्पना आरोग्य भारती ने विकसित की है। आरोग्य भारती को इस सराहनीय प्रवृत्ति और योगदान के लिए मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। समान रूप से गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता जरूरी है। कोविड-19 की त्रासदी के अनुभव यह सिद्ध किया है कि चिकित्सा की कोई भी प्रणाली सभी स्वास्थ्य चिंताओं को अकेले दूर नहीं कर सकती। रोगों का प्रचार करने में खाने की आदत एवं पर्यावरण में असंतुलन मुख्य कारण है। यह खाने की बात हुई, अभी तो पिज्जा का जमाना चल रहा है। कई बच्चे पिज्जा खाते और थम्स अप की बोतल भी साथ में रखते हैं। और कैसे पचा सकेंगे, और बड़े उम्र वाले तो खाएंगे तो क्या होगा। मैं समझता हूं कि रोगों का प्रसार करने में खाने की आदत पर एवं पर्यावरण के असंतुलन मुख्य कारण। पहले के जमाने में लोग सात्विक और पौष्टिक आहार लेते थे और श्रम भी ज्यादा करते थे। इस वजह से लोग स्वस्थ रहते थे। वर्तमान समय में शहरी और ग्रामीण आबादी में जीवन शैली जनित रोगों की बढ़ती संख्या इस दिशा में विशेष ध्यान देने की जरूरत का संकेत है। आज की जनजातीय समुदाय अपनी पारंपरिक चिकित्सा पद्धति पर निर्भर है। जन समुदाय की
या वन औषधि की बात हुई है, योगा की भी बात हुई है, वो अपने जीवन में जरूरी लाना बहुत अभी आवश्यकता हो गई है। उसी तरह जो अपन जीवन जिएंगे तो मैं समझता हूं कि रोग प्रतिकार शक्ति अपने में बढ़ेगी। स्थानीय औषधि और चिकित्सा पद्धति के इन प्रयोग से चिकित्सा व्यय में कमी होगी। जन सामान्य में रोगों की रोकथाम के प्रति जागृति बढ़ेगी और वास्तविक रोगियों की संख्या भी नियंत्रित होगी। मजबूत राष्ट्र के लिए नागरिकों का बीमारियों से मुक्त शारीरिक, मानसिक, भावात्मक, सामाजिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक पहलुओं को सहित स्वस्थ और खुशहाल होना जरूरी है। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी की प्रदेश में आरोग्य चिंतन के लिए अपना बहुमूल्य समय प्रदान किया है, इसके लिए मैं प्रदेश के समस्त जनता की ओर से आपका सदैव ऋणी रहूंगा। सर्वे संतु निरामया, सभी स्वस्थ रहे, इस संकल्प के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं। आरोग्य भारती को आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई देते हुए मेरी बात पूरी करता हूं। आभार। भारत माता की जय। माननीय राज्यपाल महोदय के उनके सारगर्भित व्याख्यान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब एक पत्रिका का विमोचन होगा। आज जिस विषय पर ये संगोष्ठी कार्यक्रम हो रहा है उसी विषय पर एक विशेषांक का प्रकाशन किया गया है। निश्चित रूप से ये विशेषांक हमें इस विषय को समझने में आसान बनाएगा। माननीय राज्यपाल महोदय के कर कमलों से ये पत्रिका का विमोचन होगा, जिसकी एक प्रति माननीय राष्ट्रपति महोदय को दे दी जाएगी और उसके बाद मंचासीन सभी अतिथियों को एक एक प्रति उपलब्ध कराएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं जिन्हें आमंत्रित करूंगा उनका परिचय देना मेरे बस की बात नहीं है। सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात है, पर फिर भी उनके एक पहलू से मैं आप सबको अवगत कराना चाहूंगा। माननीय राष्ट्रपति महोदय जी अभी पिछले कुछ महीनों में जब पद्मश्री और पद्म विभूषण पुरस्कार दिए जा रहे थे, तब आपके हृदय की सहृदयता को हमने देखा। किस तरह से किसी छोटे कद के सज्जन के पुरस्कार लेते समय, आते समय आप खुद ही सीढ़ियों से नीचे आ गए ताकि उनको ऑकवर्ड ना लगे। हमने देखा कि साधारण वस्त्रों में आई हुई किसी महिला को पुरस्कार देते समय आपने अपने चेहरे पर मंद मुस्कान रखते हुए उन्हें दोनों हाथों से प्रणाम किया। हमने देखा कि किसी किन्नर द्वारा आपकी नजर भी उतारी गई और ये सब देख के हम बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि देशवासियों के प्रति इतना प्रेम रखने वाला व्यक्ति आज हमारे बीच में है। ऐसे महान व्यक्तित्व को अपने बीच में पाकर हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली महसूस करते हैं और उन्हें आमंत्रित करते हुए मैं व्यक्तिगत रूप से भी खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय राष्ट्रपति महोदय। आरोग्य भारती द्वारा आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में प्रमुख रूप से उपस्थित मध्य प्रदेश के राज्यपाल श्री मंगू भाई पटेल जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार में आयुष मंत्री श्री रामकिशोर कावरे जी, आरोग्य भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश पंडित जी, राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर सुनील जोशी जी, राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर अशोक कुमार बारसणे जी, इस सभागार में उपस्थित सभी गणमान्य अतिथिगण, देवी और सज्जनों,
संपूर्ण देश के स्वास्थ्य और कल्याण से संबंधित इस कार्यक्रम में भाग लेकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता और संतोष का अनुभव हो रहा है। संतोष इसलिए कि पिछले 2-2.5 वर्षों में पूरी दुनिया एक अदृश्य महामारी के दौर से गुजरी और बहुत कम लोग होंगे, शायद 1-2% हो पूरी मानवता का जो इस अदृश्य महामारी के प्रकोप से बचा हो। किसी न किसी समय, किसी न किसी रूप में हम सब उससे प्रभावित रहे। मुख्यमंत्री जी ने तो अपना स्वयं उदाहरण दिया और मैं समझता हूं कि एक ये वास्तविकता रही कि उस समय शायद इंसान सोच रहा था कि यदि हमारे वैज्ञानिक न होते, हमारे चिकित्सक गण न होते तो शायद हमें क्या होता। और सही मायने में जो वैक्सीन्स आई उनसे पूरी दुनिया में मानवता का बहुत एक मेजर परसेंटेज बच गया। अन्यथा इसी प्रकार की बीमारी 100 वर्ष पहले आई थी जब उसमें कहा गया था कि करोड़ों लोग एक साथ गुजर जाते थे। और इस वैक्सीन का मैंने हवाला इसलिए दिया कि मैं अभी 8 दिनों की एक 2 दिवसीय विदेश यात्रा पर गया था। एक कंट्री है, कैरेबियन कंट्रीज 2 हैं, एक जमैका और दूसरा सेंट विंसेंट। वहां के प्रधानमंत्री और जो गवर्नर जनरल हैं, भारत सरकार ने, छोटे छोटे कंट्री हैं, एक कंट्री की 30 लाख पॉपुलेशन है और एक कंट्री की सेंट विंसेंट की 1.25 लाख लोग, जो कि भोपाल की एक कॉलोनी की जनसंख्या होगी। लेकिन उनको हमारे यहां से प्रधानमंत्री जी ने 50-50 हजार वैक्सीन्स भेजी मुफ्त में। प्रत्येक कंट्री में 4-4 कार्यक्रम थे जिनमें कि मुझे शामिल होना था। इस प्रकार से दोनों देशों में 8 कार्यक्रम संपन्न हुए। 8 कार्यक्रमों में वहां के गवर्नर जनरल और प्रधानमंत्री जी ने भारतवर्ष की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं थे और वो बार बार यही कह रहे थे कि यदि समय पर हमें वैक्सीन ना मिली होती कोविशील्ड तो शायद जो 1.25 लाख जिसकी पॉपुलेशन है सेंट विंसेंट की, वो कह रहे हैं हम तो आधे रह जाते हैं। तो ये एक कितना एक चमत्कार सही मायने में। और आज उसी परंपरा को, उसी विषय पर मंथन करते हुए कि भी आगे इस प्रकार की अगर कोई अदृश्य महामारी आती हमारे सामने तो उससे हम कैसे बचा जा सकता है, और उसकी जो होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच पर एक जो संगोष्ठी कहें या जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है आरोग्य भारती द्वारा, वो एक प्रशंसनीय कार्यक्रम है और उसके लिए मैं उन सबको बधाई देता हूं। इस कार्यक्रम के लिए मैं पूरे देश में सक्रिय आरोग्य भारती के सभी कर्मठ कार्यकर्ताओं की सराहना भी करता हूं। लगभग 20 वर्ष पहले, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बताया था, नवंबर 2002 में भारतीय पंचांग के अनुसार धन्वंतरी त्रयोदशी यानी धनतेरस के दिन केरल में आरोग्य भारती की स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना में सभी चिकित्सा पद्धति से जुड़े लोगों का सक्रिय योगदान था। आरोग्य भारती की गतिविधियों तथा श्री अशोक वार्ष्णेय जी की कार्यशैली से मैं पूर्व परिचित हूं। इसीलिए इस संस्था के आरंभिक दिनों को याद करके तथा आज इसके देशव्यापी विस्तार तथा प्रभाव के बारे में जानकर मुझे विशेष प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। पिछले 2 दशकों के दौरान आरोग्य भारती ने समग्र दृष्टि रखते हुए देशवासियों के स्वास्थ्य के हित में सुविचारित और सुसंगठित रूप से कार्य किया है। मुझे बताया गया है कि सभी राज्यों और 85% जिलों में आरोग्य भारती की टीम सक्रिय है। मैं संस्था के राष्ट्रीय स्तर पर हुए प्रसार व कार्यकलापों की सराहना करता हूं।
आरोग्य भारती की सोच बहुत साफ और सरल है। जब प्रत्येक व्यक्ति स्वस्थ रहेगा तो सभी परिवार स्वस्थ रहेंगे, सभी परिवार स्वस्थ रहेंगे तो गांव और शहर स्वस्थ रहेंगे और अंततोगत्वा इस प्रकार पूरा देश स्वस्थ रहेगा। ये इनकी सोच है। ऐसा करते हुए हम अपनी उस प्रार्थना को कार्य रूप दे सकेंगे जिसमें कामना की गई है कि सभी सुखी रहें, सभी रोग मुक्त रहें, अर्थात सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। देवियों और सज्जनों, पूरे देश में एक स्वास्थ्य तंत्र की आवश्यकता को समझने के लिए देश की वर्तमान स्वास्थ्य सेवाओं पर विचार करना भी सहायक होगा। एक ओर हमारा देश इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म का प्रमुख केंद्र बन रहा है, तो दूसरी ओर अनेक क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में काफी सुधार की भी आवश्यकता है। अर्थात ये जिम्मेदारी देश के लिए एक चैलेंज है। जब मैं मेडिकल टूरिज्म की बात करता हूं तो विदेश के लिए जितनी सस्ता उपचार इंडिया में है उतना आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और इसीलिए मैं चूंकि विदेश यात्राओं का जो अनुभव होता है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। अभी कुछ ही मेरे ख्याल से पिछले माह शायद हमारा तुर्कमेनिस्तान जाना हुआ, अफगानिस्तान से आगे है कंट्री। तो और उसके बाद में हम एक दूसरे यूरोपियन कंट्री में गए थे, लेकिन वहां जो हमें अनुभव मिला, उन्होंने बार बार वहां के जो राष्ट्रपति थे और प्रधानमंत्री बार बार मेडिकल फैसिलिटीज की इंडिया क्या प्रोवाइड कर सकती है उसके बारे में ज्यादा हमसे जानकारी बात कर रहे थे। अन्य बातों को छोड़ करके मैं उनके संबंधों की बात करता था कि इंडिया और आपकी कंट्री के साथ संबंध कैसे अच्छे और बने, और वो जो थे वो मेडिकल सुविधाओं की बात कर रहे थे। अर्थात हमारी जो इंडिया की जो सस्ती उपचार या ट्रीटमेंट प्रणाली है वो आपको विश्व में और कहीं नहीं मिलेगी। और इसीलिए आपको दिल्ली के हॉस्पिटल हो, दिल्ली के नजदीक आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आपको दिल्ली के पेशेंट्स कम मिलेंगे, अगर विदेशी मिलेंगे तो हमारे आसपास के पड़ोसी देशों के ज्यादा मिलेंगे। अर्थात ये चैलेंज जो है वो पूरे देश के लिए है। हमें एक होलिस्टिक अप्रोच के माध्यम से कौन सा हम उपचार देते हैं, किस रोग के लिए देते हैं, ये जिम्मेदारी हमारी बनती है, वैज्ञानिकों की, चिकित्सकों की, और जो मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए हैं उन सब की बनती है। वर्ष 2017 में घोषित राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के तहत हमारा लक्ष्य है कि सभी व्यक्तियों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं किफायती खर्च पर सुलभ, व्यापक तथा समग्र रूप से सबके आरोग्य की व्यवस्था करना भी इस नीति का लक्ष्य है। इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकारी तथा निजी क्षेत्र के संस्थानों की भागीदारी के साथ साथ समाज के सभी वर्गों, विशेषकर प्रबुद्ध नागरिकों का सहयोग आवश्यक है। इस संदर्भ में आरोग्य भारती ने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता बढ़ाने के साथ साथ सभी चिकित्सा पद्धतियों से जुड़े लोगों को एक साथ लाने का अत्यंत लाभकारी प्रयास किया है। आधुनिक जीवन शैली से जनित अस्वस्थता की रोकथाम पर विशेष ध्यान देकर आरोग्य भारती प्रिवेंटिव एंड प्रोमोटिव हेल्थ केयर को प्राथमिकता देने के राष्ट्रीय लक्ष्य के अनुरूप कार्य कर रही है। देवियों और सज्जनों, प्राचीन चिकित्सा पद्धतियों के विज्ञान सम्मत आयामों को आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ जोड़ना सबके लिए हितकर सिद्ध होगा। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा योग को बड़े पैमाने पर उत्साहपूर्वक अपनाया जाना इसलिए संभव हो पाया कि योगासन और प्राणायाम सहित आयुर्वेद की अनेक पद्धतियां पूर्णतः वैज्ञानिक हैं। ये पद्धतियां पूरे विश्व समुदाय के लिए कल्याणकारी सिद्ध हुई हैं। देवियों और सज्जनों,
महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र की रचना करते समय लिखा था कि उन्होंने तत्कालीन भारत में उपलब्ध आरोग्य के नियमों को व्यवस्थित रूप से संकलित किया। योग सूत्र, हठ योग प्रदीपिका और घेरंड संहिता जैसे प्राचीन ग्रंथों से यह स्पष्ट होता है कि सदियों पहले हमारे देश में एक देश एक स्वास्थ्य तंत्र किसी न किसी रूप में विद्यमान था। चरक संहिता और सुश्रुत संहिता की व्यापक स्वीकृति द्वारा भी प्राचीन काल से ही अखिल भारतीय स्वास्थ्य तंत्र की उपस्थिति का अनुमान होता है। हाल ही में मुझे स्वास्थ्य सेवा से जुड़े दिल्ली में एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था, उसमें भाग लेने का अवसर मिला, जहां पर अनेक साधु और साध्वी गण भी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। और मैंने देखा कि शारीरिक रूप से भी सामान्य गृहस्थ लोगों की अपेक्षा, हम सब लोग गृहस्थ हैं, हम सब की तुलना में वे साधु और साध्वी जन कहीं अधिक स्वस्थ दिखाई पड़ रहे थे, तन से भी मन से भी। और उनके बेहतर स्वास्थ्य का कारण बहुत स्पष्ट था, क्योंकि वो प्रकृति के अनुरूप तथा सादगीपूर्ण जीवन शैली व अच्छे विचार उनके बेहतर स्वास्थ्य का आधार था। और जिसकी हमारे पूर्व वक्ताओं ने भी बात कही है, मुख्यमंत्री जी ने भी उसकी बात कही है कि जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन। और इन सब की बातों को लेकर के यदि व्यक्ति आगे बढ़ता है तो उसका स्वास्थ्य सही मायने में उसके हाथ में ही होता है। और जब वो अपने हाथ से निकल जाता है तो उसको स्वाभाविक है डॉक्टर के पास ही जाना पड़ेगा, और कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। मेरा मानना है कि हम सभी जैसे जो सामान्य लोग हैं उनको भी अपने दैनिक दायित्वों का निर्वहन करने के साथ साथ प्रकृति के अनुरूप तथा सरल जीवन शैली अपनाना चाहिए। आचार विचार तथा खान पान में सरलता के साथ साथ शारीरिक श्रम करते रहने से अधिकांश लोग रोग मुक्त हो सकते हैं। कभी कभी योग अर्थात और आयुर्वेद को कभी कभी कुछ लोग हैं जो कि गलतफहमी डालने के उद्देश्य से उसको किसी मजहब या धर्म से भी जोड़ देते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण। और उसके लिए मैं हमेशा कहता हूं कि एक उदाहरण देता हूं कि किसी डॉक्टर के पास दो मजहब के लोग जाएं, किसी भी मजहब का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, कोई भी मजहब हो, और वो ये कहे, डॉक्टर ये कहे कि भाई आप प्रातःकाल 5 बजे उठिए, मॉर्निंग वॉक करिए, पार्क में जाइए, कुछ योगासन करिए, और वो घर आता है। बाद में वो ये नहीं कहता कि नहीं नहीं मुझे तो ये डॉक्टर के पास भी जाते समय ये नहीं कहता कि नहीं मेरा मजहब तो इसमें आड़े आ रहा है, क्योंकि ये तो योग की बात करते हैं, प्राणायाम की बात करते हैं, ये तो किसी मजहब से संबंधित है, इसको हम नहीं करेंगे। नहीं करेगा, कभी नहीं, डॉक्टर से विरोध नहीं करेगा, और जाएगा घर में करता है। वो बात दूसरी है कि बाहर जाकर के भले कहे कि मैं कुछ नहीं करता हूं, लेकिन वो करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसको अपने स्वास्थ्य की चिंता है। और इसीलिए वो कहने के लिए कुछ लोग हैं जो कि इस प्रकार की भ्रांतियां फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सभी चीजों की रोग निवारण के लिए आपको जो भी दवा लेनी होगी उसमें ना तो मजहब आड़े आता है। यदि आपको किसी दृष्टि से शारीरिक एक्सरसाइजेस करनी है, उसमें किसी प्रकार का कोई भी न क्षेत्रीय है, न मजहब है, न धर्म है, न आपका कोई जेंडर है, किसी प्रकार की रोक रुकावट नहीं आती है, और लोग करते हैं। लेकिन कहीं न कहीं इस पर भी हमें ध्यान देने की जरूरत है कि जो भ्रांतियां फैलाई जाती हैं। अंत में मैं कहूंगा कि श्रीमद् भागवत गीता में इसी बात को बड़ी सरलता से कहा गया। किस बात को? कि प्रकृति के साथ जितना आप संपर्क में रहेंगे उतने ही आप अधिक स्वस्थ रहेंगे। युक्ताहार विहारस्य,
युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्ना बवहुदस्य योगो भवति दुःखः। अर्थात उचित आहार विहार करने वाले, अपने काम के प्रति समुचित चेष्टा करने वाले तथा ठीक समय पर सोने और जागने वाले व्यक्ति का योगपूर्ण जीवन उनके समस्त दुखों को समाप्त कर देता है। ऐसी ही समुचित जीवन शैली को अपनाने का सुझाव देने वाली परंपरागत चिकित्सा पद्धतियों की उपयोगिता को विश्व स्तर पर अपनाया जा रहा है। इसी वर्ष जिसका उल्लेख किया अशोक वार्ष्णेय जी ने भी कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रवीण जगन्नाथ तथा विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक श्री टेड्रोस की उपस्थिति में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जामनगर में ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिनल सिस्टम की आधारशिला रखी। वहां भारत सहित विश्व के 170 देशों की चिकित्सा पद्धतियों पर अध्ययन और शोध करने की योजना है। ये एक बहुत ही सुंदर और सुखद पहल है जिसकी भरपूर प्रशंसा करनी चाहिए। ऐसे सभी समग्र व समावेशी प्रयासों से आरोग्य भारती के प्रकल्पों को भी संबल प्राप्त होगा। मेरी शुभकामना है कि ये संस्थान स्वस्थ भारत के निर्माण में अपना अमूल्य योगदान देता रहे तथा जनमानस में विशेष स्थान अर्जित करे। धन्यवाद। जय हिंद। भारत के माननीय राष्ट्रपति जी के इस सारगर्भित उद्बोधन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब कार्यक्रम अंतिम पड़ाव पर है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं डॉक्टर सुनील जोशी जी को आमंत्रित करूंगा। मैं उनका संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा। आप मूलतः आयुर्वेदाचार्य हैं। नांदेड़ से बीएमएस करने के पश्चात आपने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर पूर्णकालिक कार्यकर्ता के तौर पर कार्य किया। विद्यार्थी को सेवा कार्य करना चाहिए ऐसा मानकर वह अपने गृह जिले बुल्ढाना में 35 वर्ष तक सेवाएं देते रहे और 2015 से आप आरोग्य भारती से जुड़ गए हैं। मैं आमंत्रित कर रहा हूं धन्यवाद ज्ञापन के लिए डॉक्टर सुनील जोशी जी को। धन्यवाद ज्ञापन के तुरंत पश्चात हम सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे। मंचासीन सभी अतिथिगण प्रस्थान करेंगे। उनके प्रस्थान करने तक हम उन्हें सम्मान स्वरूप अंत तक खड़े रहकर सम्मान देंगे। आज की इस कार्यक्रम में भारत के माननीय राष्ट्रपति जी रामनाथ कोविंद जी ने आरोग्य भारती के इस आरोग्यवर्धन कार्यक्रम के लिए हमें समय दिया। और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।